हम जुडिशरी पे भरोसा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ यहाँ चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी पॉलिटिकल मजहब से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, पर जब आप जज की कुर्सी में बैठते हैं, आप बिल्कुल निष्पक्षता से निर्णय देते हैं। अगर आपका निर्णय किसी कारणवश बायस्ड लगे, तो उन निर्णयों पर जरूर सवाल उठता है। आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई जज किसी किसी इंडस्ट्रियल हाउस को हर दिन कोई ना कोई उसी इंडस्ट्रियल हाउस के पक्ष में अगर जजमेंट दे जिससे उस कंपनी को बहुत मुनाफा हो, और फिर जाके उसी कंपनी के कोई मुलाजिम बन जाए, तो उस पर क्या कहें? देखिए, अगर बदलाव न आए तो देश और लोगों का विश्वास कहाँ रहेगा जुडिशरी में? तो कोई क्लाइंट हमसे क्या पूछेगा? आप सर कौन से पार्टी से हो? जज भी उसी पार्टी का है। आप इस जज को आपके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच करती है? तो अच्छा, और अगर आप सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो ये जज कोई फैसला उनके खिलाफ देगा? तो ये लीगल प्रोफेशन के लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल एक इम्पेरेटिव है कि जुडिशरी को नॉन पॉलिटिकल रखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने इंडिविजुअल वोट को न दे या लोगों से बात न करें, पर जो इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग है उसे बिल्कुल पाक साफ नॉन पॉलिटिकल रखना चाहिए। एसबीआई तो अपने आप से तो नहीं किया होगा। एसबीआई भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंट्रोल्ड है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछे कि साहब फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप जब डिमोनेटाइजेशन किए थे तो लोगों को कितना नोटिस दिया था? अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे सवाल पूछे एग्जैक्टली तो ऑटोमेटिकली इसका समाधान निकल आएगा। देश जानती है कि ये जो एक्सटेंशन मांगा गया है क्यों मांगा गया है। देखिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि अभिजीत गंगोपाध्याय प्रत्याशी है या नहीं। हमें आपत्ति है जस्टिस गंगोपाध्याय के कैंडिडेट बनने से। नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। एक जज जिसके बारे में पूरे देश में समय चर्चा हो रही है, वो है जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय। कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने अचानक से ये अनाउंसमेंट किया कि वो न्यायपालिका छोड़ रहे हैं। न्यायपालिका से इस्तीफा देकर एक्टिव ड्यूटी में वो जज थे और अब वो बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, मोदी जी के कसीदे गढ़े, मोदी जी की खूब जमकर तारीफ की और उन्होंने कहा कि मैं तो भगवान को मानने वाला हूं, मैं बहुत अच्छा हिंदू हूं और इस वजह से मैंने बीजेपी ज्वाइन की है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा साथ में कि मैं बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी मेरे संपर्क में थी। बताइए, कोई एक जज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरीके का ऐलान करता है तो उस जज के बारे में क्या कहा जाए। और ये जज एक्टिव ड्यूटी पर थे। करीब 14 ऐसे केसेस हैं जिनका रिकमेंडेशन उन्होंने सीबीआई में कर दिया था। तो ऐसे जज के फैसलों पर क्या स्क्रूटिनी नहीं होनी चाहिए? उनके बारे में यह आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड जजमेंट्स अगर उन्होंने किए थे, क्योंकि उन पर यह आरोप लगता था कि वो ममता बनर्जी के खिलाफत में जजमेंट सुनाते हैं और कहीं ना कहीं उनको केंद्र सरकार से निर्देशन मिलता है। तो आज इस मसले पे तो हमें बात करनी ही है। साथ में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले पर जो एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जो एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल की है, वो उस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट संजय हेगड़े जी जुड़ रहे हैं। मिस्टर हेगड़े, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग ऑन बोलता हिंदुस्तान। माय प्लेजर ऑलवेज टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम सर। और जो पहला सवाल है वो जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय से जुड़ा हुआ है। और
आज क्या सवाल हमें खड़े नहीं करने चाहिए जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट जजेस का होता है, जुडिशियल एथिक्स की हम बात करते हैं, आज वो सारी चीजें कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई हैं सर। जी, बिल्कुल सवालों के घेरे में आ गए हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुआ था, पर इस हद तक नहीं हुआ था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे चीफ के सुब्बा राव, जिन्होंने इस्तीफा देकर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ा था। पर वो ऑपोजिशन के कैंडिडेट बन के लड़े थे, और प्रेसिडेंसी एक बहुत हाई ऑफिस है, डायरेक्ट इलेक्शन वाला मामला नहीं है। और उस साल प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन जीत गए थे। पर के सुब्बा राव साहब का कभी ऐसा नहीं था कि कोर्ट में किसी एक पार्टी के खिलाफ या एक पार्टी के पक्ष में हर जजमेंट वैसे गई हो। उसके बाद जस्टिस बारुल इस्लाम थे, जिन्होंने एक फैसला सुनाया था जो उस वक्त कांग्रेस के लिए, के जगन्नाथ मिश्रा के लिए अच्छा था, और फिर बाद में वो कांग्रेस के राज्यसभा एमपी बने। अब जस्टिस गंगोपाध्याय की बात अगर करें, तो पिछले 1-2 सालों से उनके फैसले पर फैसले जो आए हैं, और जो सब उनके कोर्ट में बगैर फैसले दिए भी उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उन लगाया है। उन्होंने उनके एक जजमेंट के कारण कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठना पड़ा था, और सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को लेके आना पड़ा था। तो एक टारगेटेड पैटर्न से जो जजमेंट्स आ रहे थे, और उसके बाद रिजाइन करके ऐलान करना कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, डायरेक्ट इलेक्शन में किसी एक पार्टी का साथ देंगे और एक पार्टी से वो सपोर्ट मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल जुडिशियल इंडिपेंडेंस के बिल्कुल विपरीत है। हम जुडिशरी पे भरोसा क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ यहाँ चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी पॉलिटिकल मजहब से हो, किसी भी आइडियोलॉजी से हो, पर जब आप जज की कुर्सी में बैठते हैं, आप बिल्कुल निष्पक्षता से निर्णय देते हैं। अगर आपका निर्णय किसी कारणवश बायस्ड लगे, तो उन निर्णयों पर जरूर सवाल उठता है। आप समझ लीजिएगा कि अगर कोई कोई जज किसी किसी इंडस्ट्रियल हाउस को हर दिन कोई ना कोई उसी इंडस्ट्रियल हाउस के पक्ष में अगर जजमेंट दे, जिससे उस कंपनी को बहुत मुनाफा हो, और फिर जाके उसी कंपनी के कोई कोई मुलाजिम बन जाए, तो उस पे क्या कहेंगे? तो नहीं, लेकिन मिस्टर हेगड़े। जी। एक और बात, ये ऐसा नहीं है कि पहले किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग अपॉइंट नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने भी किया है, बीजेपी ने भी किया है, पर यह पहली बार हो रहा है कि जो सिटिंग जज है, उससे पहले पहले से डीलिंग हो रही है कि साहब आप ये सब कर लीजिएगा और हमारे पार्टी में आ जाइएगा, आपको हम चुनाव जितवा देंगे। ये ये ना सिर्फ कानून के विपरीत है, ना सिर्फ जुडिशियल इंडिपेंडेंस के विपरीत है, देश के लिए अच्छा नहीं। लेकिन आज कितना बड़ा खतरा ये देश के लोकतंत्र के लिए है, और जो एक जुडिशियल ट्रस्ट होता है, जो लोगों का भरोसा है, क्या आज वो कहीं न कहीं बिल्कुल तार-तार होता हुआ दिख रहा है? और जो इससे आगे जो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे फैसले जो जस्टिस गंगोपाध्याय ने सुनाए हैं, क्या अब उनकी पब्लिक स्क्रूटिनी होगी मिस्टर हेगड़े? देखिए, किसी जज के जजमेंट पर पब्लिक स्क्रूटिनी तो होती है, क्योंकि सभी कमेंट तो कर सकते हैं, पर उसे इफेक्टिवली अगर आप सेट असाइड करना है, तो अपील में जाइए। और कई जजमेंट्स तो शायद अपील का भी टाइम खत्म हुआ है, पर खास टाइम पे तो ये कॉन्डोनेशन ऑफ डिले या लिमिटेशन को माफ भी किया जाता है। अपील्स
सुप्रीम कोर्ट तक ले जाइएगा, और अगर यहाँ एक प्रूवन केस ऑफ बायस एस्टेब्लिश जब हो जाए, तो उस जजमेंट्स को सेट असाइड करके वापस किसी निष्पक्ष जज के साथ के वहां फैसले के लिए वापस भेजा जा सकता है, रिमांड हो जा सकता है। नहीं, लेकिन इससे बड़ा सबूत क्या है कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे हैं, और बीजेपी ज्वाइन करने के पहले उन्होंने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि मैं तो बीजेपी के संपर्क में था, बीजेपी मेरे संपर्क में थी। ये कितना बड़ा रेवलेशन है, और मुझे तो नहीं याद है, मुझे कोई भी जज, यू कैन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप मुझे शायद ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या इस एक कोई भी जज ने कभी भारत के इतिहास में इस तरीके का एक ओपन ब्रेजननेस जो होती है इस तरीके की, और एक अपना पार्टी एफिलिएशन क्या कभी बताया है? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी जज ने बिल्कुल साफ तरीके से मान लिया है अपने ही मुंह से कि भाई जब मैं जज जज के कुर्सी पे बैठा था, तभी भी पॉलिटिकल पार्टी से डीलिंग जो कहते हैं ना, डीलिंग एग्जैक्टली। चल रही थी। तो सिर्फ जैसे सुब्बाराव जब रिजाइन कर गए थे, तभी तो उन्होंने कोई ऐसा फैसला, ऐसा कोई एडमिशन नहीं किया था। हाँ, बात जाहिर थी कि किसी ने तो न्योता दिया था कि आप प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करें तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। पर सुब्बाराव साहब का फैसला और इस फैसले में एक बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि एक वो ऑपोजिशन से लड़ रहे थे जहां कोई गारंटी नहीं थी कि वो जीतेंगे। दूसरा ये है कि वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन था, क्योंकि क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव एमपीज और एमएलएस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और भी है मिस्टर हेगड़े कि जिस तरीके की बातें कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं, और कोई भी जज जब ओथ लेता है तो वो संविधान के प्रति और बहुत सारी चीजें उस ओथ में कहता है। आज क्या वो सारी चीजें टूटती हुई नजर आ रही हैं एक तरीके से, अगर हम जस्टिस गंगोपाध्याय की बात करें? ही हैज शोन अ पार्टी एफिलिएशन, ही हैज शोन एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बीजेपी। ही सेज कि मैं धर्म को मानता हूं, मैं भगवान को मानता हूं, और इसलिए मैंने लेफ्ट को नहीं ज्वाइन किया क्योंकि लेफ्टिस्ट एथिस्ट होते हैं। इस तरीके की बातें करना, और फिर इसके बाद मोदी जी की तारीफ करना कि मोदी जी बहुत मेहनती हैं और वो देश को बहुत आगे लेकर जाएंगे, अ, ये किस तरीके की बात है अगर एक जज इस तरीके की बात करता है तो? देखिए, बहुत से ये चीज जो उन्होंने कहा है, ना उनको शोभा देता है, ना बीजेपी को शोभा देता है, ना देश को देता है, ना जुडिशरी को देता है। और जो कहते हैं ना कि जिस थाली से हम खाते हैं उसमें छेद नहीं करते, वही हुआ है। तो चाहे किसी भी पॉलिटिशियन को आप जो भी मानिए, कोई कहिए, बिल्कुल आपका हक है। अगर आप खुद प्रत्याशी ना हो उस पार्टी के टिकट का, तो अगर कोई और पार्टी के लिए ऐसे कहते हैं, तो बीजेपी क्या कहती, देश क्या हम्म। कहता है, आप खुद समझ। नहीं, आपने तो ये बिल्कुल सही कहा कि जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। और जिस बात को मुझे याद है अरुण जेटली ने भी एक बार ये बात कही थी और बहुत क्लियरली बोला था कि जो प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स दे इन्फ्लुएंस पोस्ट रिटायरमेंट प्लान्स, इस बात को मिस्टर जेटली ने कहा था। आज वो एक चीज एक तरीके से सच होती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस पर रोक कैसे लगेगी? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जो कि आज जस्टिस गंगोपाध्याय को रोक सके? क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जो कि उनको ये बता सके कि नहीं, यू कैन नॉट कॉन्टेस्ट अ लोकसभा इलेक्शन राइट नाउ, जस्ट अ डे आफ्टर यू डेमिट योर ऑफिस इन जुडिशरी? फिलहाल कोई मैकेनिज्म है नहीं। पब्लिक ओपिनियन और जज की जो इंडिविजुअल कॉन्शियंस है वही है। पर हाँ, इसके बाद रोक होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में अमेंडमेंट लाना चाहिए कि अगर आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या या कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पर इंपॉर्टेंट पोस्ट, जैसे कि आर्मी चीफ, यस। हमारे वहाँ आर्मी चीफ भी इमीडिएटली उसके बाद
उनके उनके रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली ज्वाइन करके फिर इलेक्ट होके अभी मंत्री भी हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस को सही रखने के लिए और उनके इंस्टीट्यूशनल हेड्स को अपनी जगह में काबू में रखने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान होने चाहिए कि जो भी ऐसे पोजीशंस पे रहते हैं कम से कम 2 या 3 साल उन्हें इलेक्शंस कंटेस्ट करने से इन पे रोक लगा देना चाहिए। लेकिन एक जनरल व्यू मैं पूछ रही हूँ मिस्टर हेगड़े कि क्या जजेस को पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि जब स्पोर्ट्स स्टार्स पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, बॉलीवुड स्टार्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो जजेस क्यों नहीं? लेकिन जजेस के ऊपर फिर हमेशा ये एक तलवार लटकती रहती है कि भई एक कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके तहत आपको पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। ये भी कहा जाता है कि जजेस तो कभी किसी नेता की इस तरह से ओपनली तारीफ नहीं करते जैसे जस्टिस गंगोपाध्याय ने मोदी जी के कसीदे गढ़े हैं। तो ये कैसे आएगा? ये बदलाव कैसे आएगा सर? देखिए, अगर बदलाव न आए तो देश और लोगों का विश्वास कहाँ रहेगा जुडिशरी में? तो कोई क्लाइंट हमसे क्या पूछेगा? आप सर कौन से पार्टी से हो? जज भी उसी पार्टी का है। आप इस जज को आपके साथ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी मैच करती है? तो अच्छा, और अगर आप सरकार के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, अच्छा ये पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तो ये जज कोई फैसला उनके खिलाफ देगा? तो ये लीगल प्रोफेशन के लिए और हमारे देश के लिए बिल्कुल एक इम्पेरेटिव है कि जुडिशरी को नॉन पॉलिटिकल रखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने इंडिविजुअल वोट को न दे या लोगों से बात ना करे, पर जो इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग है उसे बिल्कुल पाक साफ नॉन पॉलिटिकल रखना चाहिए। अगर उसके लिए कानून बदलना पड़े, कानून भी बदलना चाहिए। मिस्टर हेगड़े, लेकिन दिस इज सच अ ग्रे एरिया, और ये जानते हुए कि केंद्र में एक बहुत ही स्ट्रांग सरकार है और जो विपक्षी राज्य हैं वहां के हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट एवरी जज इज लाइक दैट, बट देयर इज अ फीलिंग कि जहां पर अब ये जजेस विपक्षी राज्यों के इस तरीके से सोच सकते हैं, इट कुड ओपन अ पैंडोरास बॉक्स। और कई लोग ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया है कि ये तो अभी केवल एक जज की बात सामने आई है, इसके बाद हो सकता है कि कई जजेस इस तरीके के उदाहरण को फॉलो करें। जी बिल्कुल। और कईयों ने ट्विटर पे ये भी लिखा है कि जो जस्टिस गंगोपाध्याय ने किया है वो अच्छा है, क्योंकि वो तो खुलेआम आए हैं पॉलिटिक्स में। बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने पॉलिटिक्स का दिखावा नहीं करते हैं, पर हम जानते हैं कि वो इन्फ्लुएंस होता है। तो अब ये सवाल सिर्फ जजों का नहीं है, ना वकीलों का है, देश के लिए भी सवाल है कि आप कैसे जज चाहते हो। क्या उदाहरण के तौर पे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप ये जानते हो कि अंपायर को एक ही तरफ से फैसला देगा, तो क्या गेम बहुत देर तक चलेगा? नहीं। तो अब तक हमने सिर्फ ओथ पे, जो जज की ओथ है, या कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अब तक हमने भरोसा रखा। शायद अब हमको लीगल प्रोविजंस लाने पड़ेंगे, और क्या पता कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई जज रिटायरमेंट के बाद, रेजिग्नेशन के बाद भी फिर भी कभी इम्पीचमेंट आ जाए। एब्सोल्युटली। बट ये चीज पे पहल कौन करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, क्या एक कितना संगीन मामला है, तो क्या इस पर कोई किसी भी तरीके की पहल, किसी भी तरीके का इंटरवेंशन उनको करना चाहिए? क्योंकि हमेशा ये माना जाता है कि जो स्टेट जुडिशरी है और जो यूनियन, जो सेंट्रल, जो सुप्रीम कोर्ट की जो जुडिशरी है, वो बिल्कुल अलग है, उनका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं होता। नहीं, चीफ जस्टिस को
लीगली अभी फिलहाल कुछ करने की कोई कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि ये जज नहीं रहे हैं। गंगोपाध्याय साहब के जब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ है, और ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि उनकी पेंशन बंद कर दे, ये कर दे, वो कर दे। पर जुडिशरी जो बचे हुए जज हैं, उनका जो उनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट हो सकता है, रीअफर्मेशन ऑफ वैल्यूज हो सकता है, या जो अब जज बनने वाले हैं, जो भी रेकमेंड हुए हैं कोई ओथ के साथ, और अंडरटेकिंग भी लिया जा सकता है कि जब भी वो ऑफिस डिमिट कर ले, चाहे रेजिग्नेशन से या रिटायरमेंट से, उसके बाद 2 साल या 3 साल वो कोई इलेक्टेड ऑफिस के लिए नहीं कंटेस्ट नहीं करेंगे। और शायद शायद शेषन साहब होते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तौर से वो रूल्स बना सकते थे। अगर इलेक्शन कमीशन भी कोई रूल्स बना दे कि देखिए, हमें हमें कोई मतलब नहीं है कि अभिजीत गंगोपाध्याय प्रत्याशी है या नहीं। हमें आपत्ति है जस्टिस गंगोपाध्याय के एग्जैक्टली। कैंडिडेट बनने से। नहीं, लेकिन ये बात ये तो जस्टिस गंगोपाध्याय को भी समझ में आ रहा होगा कि मॉरल और एथिकल क्वेश्चंस उठेंगे जब वो जाएंगे, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं, ना उन्होंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी, ना उन्होंने नैतिकता पर ध्यान दिया कि भाई इसमें कोई मॉरल वैल्यूज हैं। उन्होंने तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मन बना लिया था जजमेंट्स देने के, जब वो देते रहे। क्योंकि आज इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि while he was writing his judgments, if he was in touch with BJP and was BJP in touch with him, so those judgments could have been politically motivated. आज इस पैंडोरास बॉक्स को कौन खोलेगा? आज ऐसे तो कितने जजेस होंगे जिनके बारे में पता नहीं है। ये तो ओपनली इन्होंने कह दिया कि भाई मैं बीजेपी से बात कर रहा था। आज ऐसे भी कितने जजेस होंगे जो बोलते नहीं है, लेकिन उनकी बैकडोर बैकरूम कॉन्वर्सेशंस होती है, और ऐसा सुनने में भी आता है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन अब आज इस चीज पर रोक या चेक कैसे लगेगी? आपने इशारा किया कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड हो, जैसे आर्मी के हेड्स के साथ होता है, या सीएजी फॉर दैट मैटर ऑल्सो, कि उनका एक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है और कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हो जाए उसके बाद वो ज्वाइन करें। आज इस कूलिंग ऑफ पीरियड का जो प्रोविजन है, क्या ये केवल इस समय लेजिस्लेचर की जिम्मेदारी है, या ये चीज नहीं पॉसिबल है अगर जुडिशरी और लेजिस्लेचर इसमें साथ आकर कुछ डिसाइड नहीं करते तो? नहीं, अगर लेजिस्लेचर आपकी नहीं है तो सिर्फ कन्वेंशन या रूल्स के अमेंडमेंट से थोड़ा बहुत हो सकता है। यानी जैसे मैंने कहा कि कोई भी नए नए जज के स्वेरिंग इन से पहले अंडरटेकिंग ले लेना जो एनफोर्सेबल हो कोर्ट में, तो वैसे कुछ करना पड़ेगा। पर बेसिक एक चीज बंगाल के लोग कर सकते हैं। अगर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जस्टिस गंगोपाध्याय खड़े हो, वहां उन्हें कह दीजिएगा कि भाई हम आपको वोट नहीं देंगे। क्योंकि अगर ये पहला गलत कदम है, बहुत ही गलत, अगर सपोर्ट हो जाता है तो फिर और जज बाहर आएंगे। नहीं, लेकिन मिस्टर हेगड़े, यू आर पॉइंटिंग आउट एट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल की जनता जस्टिस गंगोपाध्याय को वोट ना दे, लेकिन बंगाल में तो वो बहुत ही फेमस हैं। बंगाल की जनता तो ये कहती है कि वो हमारे लिए मसीहा है। रिक्रूटमेंट स्कैम में के जो विक्टिम्स हैं और जो जॉब सीकर्स हैं पश्चिम बंगाल के, उनके लिए तो वो सुपर हीरो हैं। पश्चिम बंगाल में तो उनकी पूजा की जा रही है कि देखिए जो टीएमसी जिस तरीके का अत्याचार कर रही थी उससे निजात मिली मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ जस्टिस गंगोपाध्याय। वही देखिए, कभी कभार सही फैसला जो है वो उल्टे रीजंस के लिए भी आ जाता है। ठीक है, वही फैसला कोई और निष्पक्ष जज से भी आ सकता है। पर जब निष्पक्षता पर कोई सवाल आता है ऐसे, तो उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है।
जस्टिस गंगोपाध्याय हो या कोई और जज हो, अल्टीमेटली ये सवाल तो ये फैसला सेम आ सकता है। उसीलिए मैं कह रहा था कि अपील प्रोसेस में या ये डिसीजन सेट असाइड हो और फिर बाद में निष्पक्ष नए तरीके से वापस कार्रवाई हो। क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स बहुत इन्वॉल्व है मिस्टर हेगड़े, एंड आफ्टर दिस आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट इशू ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स है और बार बार ये कहा जा रहा है कि केंद्र के संपर्क में थे, बीजेपी के वो संपर्क में थे, तो आज अगर पॉलिटिक्स इतनी इन्वॉल्व है तो इस चीज पर अंकुश क्या केवल एक कन्वेंशन या खाली प्रोटोकॉल से हो जाएगा? जब जस्टिस गंगोपाध्याय ने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी नहीं है तो वो फिर बाकी लोगों की भी नहीं सुनेंगे, और जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कल, तो बाकी तो सब उनकी उनकी बातों को सुन के बहुत शॉक थे कि एक जज इस तरीके की बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह सकता है। एंड ही टुक अ मॉरल हाई ग्राउंड फॉर ऑल व्हाट ही सेड। प्रॉब्लम वही है कि मॉरल हाई ग्राउंड उन्हें फिलहाल लगता है, पर अगर ऐसे बिहेवियर को रिवॉर्ड किया जाता है तो रिपीट हो जाएगा। तो ये सवाल Exactly. अब देश के सामने है, और सिर्फ जस्टिस गंगोपाध्याय और बीजेपी की नहीं। बिल्कुल। अब मैं नेक्स्ट इशू पर आती हूँ, जो इशू आपसे बिल्कुल रिलेटेड है। आपने उस पूरे फैसले को, उसकी पैरवी भी की थी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पूरे केस को। मिस्टर हेगड़े, जो एसबीआई ने एक्सटेंशन एप्लीकेशन फाइल किया है सीकिंग डेडलाइन टिल 30 जून, एंड उनकी जो प्ली है वो ये है कि दो डिफरेंट साइलोज में डेटा था, एक इशूड बॉन्ड्स का और एक रिडीम्ड बॉन्ड्स का, और इतना सारा डेटा जो कि 44,000 से ज्यादा जो बॉन्ड्स हैं उनको दोनों मिलाकर, तो उनको प्रोसेस करना 3 हफ्ते में पॉसिबल नहीं था, इसलिए अब उन्होंने मोहलत मांगी है 30 जून तक। ये प्ली क्या सुप्रीम कोर्ट एडमिट करेगा, या फिर इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू ब्लफिंग द सुप्रीम कोर्ट, इफ आई मे आस्क यू इन वेरी क्लियर टर्म्स? देखिए, एसबीआई तो अपने अपने आप से तो नहीं किया होगा। एसबीआई भी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से कंट्रोल्ड है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये पूछे कि साहब, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आप जब डिमोनेटाइजेशन किए थे तो लोगों को कितना नोटिस दिया था, अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे सवाल पूछे एग्जैक्टली exactly. तो ऑटोमेटिकली इसका समाधान निकल आएगा। देश जानती है कि ये जो एक्सटेंशन मांगा गया है क्यों मांगा गया है। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का लेकिन मिस्टर रिस्पॉन्स क्या हेगड़े, इसको रहेगा। कहना तो भी तो जरूरी है। एक चीज हाँ, देखिए, आज शाम को सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट आएगी कल के हियरिंग्स के लिए। तो ये जो एप्लीकेशन है वो लिस्टेड है या नहीं है, उस पर बहुत कुछ निर्भर है। आपको क्योंकि वरना एसबीआई तो बाद में ये भी कह सकती है, सर हमने तो एप्लीकेशन डाल दिया था एक्सटेंशन के लिए, सुनवाई नहीं हुई, तो हमको तो वो गलती हमारी नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला 15 फरवरी को आया वो क्लियर टर्म्स में कह रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स बिल्कुल गैर संवैधानिक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन का उल्लंघन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उल्लंघन है, बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था। अब अगर ये सब जानते हुए कि बहुत गलत तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स लाया गया, और अब अगर सरकार, एसबीआई मिलकर अगर मोहलत मांग रहे हैं, तो मोहलत क्या ये एक कंटेम्प्ट का मामला नहीं बनेगा कि भाई आप फैसले को अमल नहीं करना चाहते हैं इसलिए अब आप मोहलत मांग रहे हैं? नहीं, कंटेम्प्ट भी अगर मानना है तो उसके लिए भी तो ट्रायल है, उसके भी लिए भी प्रोसेस है, वहां भी वक्त लगेगा ना। तो ये जो खेल खेल खेला जा रहा है वो यही है कि हम आपके फैसले के पालन करेंगे, पर हमारे समय पालन करेंगे। आप जो करना है, आपकी प्रक्रिया में विलंब होगा, हमें पता है। हम इसे जो अमरीकी कहते हैं स्लो वॉक, तो स्लो वॉक करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, कितना कड़ा संज्ञान लेगा? आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि भाई डिमोनेटाइजेशन किया गया था तो अचानक से डिमोनेटाइजेशन कर दिया गया और कोई सवाल नहीं पूछे गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आज जब सरकार को ये सब सारी चीजें सामने करनी है पब्लिक के सामने, तो वो डर रही है, घबरा रही है। एक तरीके का कवर अप तो बिल्कुल साफ साफ है, जो कि जिसके बारे में हमें बार बार बोलना चाहिए। लेकिन जो सवाल है कि मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट उन्हें 30 जून तक की मोहलत ना देकर
कुछ दिन की मोहलत दे देता है, फिर क्या होगा? क्या वो रिव्यू के लिए जाएंगे या फिर वो डिटेल्स शेयर करेंगे उस स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट में? देखिए, ये हर कोर्ट का फैसला, ये जस्टिस गंगोपाध्याय के बारे में भी ये एप्लीकेबल है। हर कोर्ट का फैसला अपने पब्लिक ट्रस्ट पर बहुत निर्भर है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि भाई ये जो आपने एप्लीकेशन डाल दिया है वो गलत है, अगर आप 7 दिन के अंदर या 5 दिन के अंदर ये डेटा नहीं, तो एसबीआई चेयरमैन साहब आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू होगा, आप पर्सनली रहिएगा और आप पर्सनली एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इमीडिएटली दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। So which means that all eyes would be on what the Supreme Court says and does. तो आपने दो ऑप्शंस बताए कि या तो एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी या फिर उनको समय दिया जाएगा कि इतने समय में अगर आपने डिटेल्स नहीं शेयर किए तो फिर आपको कंटेम्प्ट इशू होगा। लेकिन क्या एसबीआई चेयरमैन की गिरफ्तारी हो सकती है? क्योंकि बहुत सारे लॉयर्स, मिस्टर महमूद प्राचा, उन्होंने कहा कि हम तो एक बड़ा सिटीजन मूवमेंट खड़ा करेंगे अगर इस तरीके का रवैया अपनाया गया एसबीआई के द्वारा, और बिल्कुल साफ है कि ये सरकार के निर्देशन में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम तो ईडी के दफ्तर के आगे भी प्रोटेस्ट करेंगे, हम एसबीआई के दफ्तर के आगे प्रोटेस्ट करेंगे और मैं ये इंश्योर करूंगा कि एसबीआई चेयरमैन की तो गिरफ्तारी हो, लेकिन साथ में मोदी जी, अमित शाह जी, नड्डा जी, इनकी भी गिरफ्तारी हो। हालांकि हाइपरबोलिक स्टेटमेंट है, लेकिन अगर रियल टर्म्स में, अगर लीगली स्पीकिंग, विल दिस नॉट लीड टू ऑल दिस? नहीं, लीगली स्पीकिंग बहुत कुछ हो सकता है, बट लॉ भी एक प्रोसेस है। और यूं होता तो क्या होता, मैं ना होता तो ये सब पोएट्री के लिए अच्छा है। लीगली एक प्रक्रिया हुई है कि हमें वक्त दीजिएगा, तो उसकी सुनवाई पे जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को वो भी एक बहुत बड़ा पावर है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट किसी को फटकार लगाती है या एक पॉइंटेड सवाल पूछती है, तो उसी से बहुत कुछ काम चल जाता है। लेकिन मिस्टर हेगड़े, क्या ये सरकार एक ग्रेडेड रिस्पांस लेकर नहीं चल रही है? पहले वो ये टेस्ट कर रही है कि देखिए हमें टाइम की मोहलत मिलती है, नहीं मिलती, मोहलत नहीं मिलेगी तो रिव्यू के लिए जाएंगे, रिव्यू नहीं में अगर वहां पर भी दाल नहीं गलेगी तो फिर शायद ऑर्डिनेंस लेकर आ जाएंगे। क्या ये ग्रेडेड रिस्पांस जैसा अप्रोच नहीं लग रहा है सरकार का? और मंशा तो बिल्कुल साफ है कि वो डिटेल्स नहीं सरकार की मंशा फिलहाल यही स्ट्रेट है कि इलेक्शन पार हो जाए, और अगर इलेक्शन पार होने के बाद ये सब और इंफॉर्मेशन बाहर आ जाए तो वो इलेक्शन को इन्फ्लुएंस नहीं कर लेगा। और अगर वो जीत के आए तो फिर उन्हें शायद लगता है कि ये सब सवाल नहीं रहेंगे, और अगर हार जाए तो ये एक और सवाल हो जाता है। तो सरकार की फिलहाल तो मंशा यही है कि अब इलेक्शन के इनके बाद ही जो भी कुछ होना है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल हम कुछ नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच मिस्टर हेगड़े, इट्स ऑलवेज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ बोलता हिंदुस्तान पर। थैंक यू सर। थैंक यू।